देखो भाई, अब अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा जेड इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी सारी गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो मेरे हिसाब से एक भी गलती नहीं होगी। और ये अभी हमारा जो टॉपिक है उसको हमें समझना है, ठीक है। तो देखो ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका पूरा नाम क्या होगा, इफेक्टिव, बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो समझते हैं। जैसे ही आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज होगा वो यहां लगने की कोशिश करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल भी कर रहा होता है। रिपल करने से ही थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाती है, इसमें दूरी बन जाती है, दूरी बनने की वजह से ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। दूरी बनने की वजह से क्या होता है जल्दी बताओ, ये इसको अट्रैक्ट जितना कर पाता उतना नहीं कर पाता। जैसे मान लो यहां पर ये, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ये, है ना। मान लो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 10 थी, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 10 का 10 लग रहा होता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसने इसको रिपल किया, इसलिए यहां इसकी वैल्यू मान लो 2 है, 2 से रिपल किया इसने, तो यहां कितना पहुंचा 8। तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज था 10, लेकिन पहुंचा कितना यहाँ पे 8। तो न्यूक्लियर चार्ज तो था 10 लेकिन पहुंचा 8, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है। अगर वो कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो अट्रैक्शन फाइनली लगता है उस फाइनली अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो पावर है जिससे वो इसको रिपेल कर रहा है उसका नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट। मतलब जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना अट्रैक्शन लगेगा, माइनस सिग्मा। ये जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा का ही नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट, और इसे एक कांस्टेंट के तौर पे बताते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं सिग्मा, और ये नाम पड़ा इसका स्लेटर कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्लेटर कांस्टेंट, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने बताया था ये, क्या बोला, किन्होंने बताया था ये, स्लेटर, इसलिए इसका नाम होता है स्लेटर कांस्टेंट। जेड आप सबको पता है, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आपको पता ही। सिग्मा निकालना सीखना है अब हमें, स्लेटर कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो निकालना सीखना है। और स्लेटर कांस्टेंट निकालने के लिए स्लेटर ने कुछ रूल बताए थे, हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, क्लियर। वो डायरेक्ट जो रूल बताए हैं वो आपको पहले लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने के बाद उसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले वापस से रिपीट करते हैं कि आखिर जेड इफेक्ट क्या हुआ। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर चार्ज था, अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये न्यूक्लियर चार्ज सीधा अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगता, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज यहाँ है उतना ही लगता। परंतु इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करते हैं। और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब रिपल करते हैं तो रिपल करने पर, रिपल करने पर, रिपल करने पर, बोलो, रिपल करने पर ये जितना अट्रैक्शन है उतना यहां नहीं लग पाता, और उतना अगर यहां नहीं लग पाता तो, जल्दी बोलो, तो जितना लगेगा वो जो लग रहा है वही कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जल्दी बता, जितना यहां पे लगना चाहिए था उससे कम लग रहा है वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन की पावर जो इसे रोक रही है, ये भैया ये अब हाइपोथेटिकल वैल्यू थी, ये पावर जो इसको यहां पर रिपल कर रही है वो कहला रही है इसकी पावर स्लेटर कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड करना, शील्ड प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लो इसको बहुत देसी तरीके से समझे तो मैं न्यूक्लियस हूं,
यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसके पीछे एक लड़का खड़ा है, और मैं उस पीछे वाले लड़के को मारना चाहता हूँ, तो जो इसके बीच में जो लड़का खड़ा है वो रोकता है और वो बोल रहा है कि इस तक पहुंचने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मेरी कुछ एनर्जी उससे लड़ने में खर्च होगी, जो फिर लड़ने में खर्च होगी तो जो बची हुई एनर्जी थी उस एनर्जी से मैं उसको मारने जाऊंगा। बची हुई एनर्जी है उससे मैं मारने जा रहा हूं। तो इसका मतलब समझ गए अब आप क्या हुआ? बची हुई एनर्जी है उससे अगर मैं मारने जा रहा हूं तो मेरी जो एनर्जी पहले थी वो तो नहीं गई, यानी कि जो एनर्जी है उसमें से माइनस हुआ कुछ और वो बची हुई एनर्जी वो गई, और माइनस क्या हुआ? उससे लड़ने में जो ताकत खर्च हुई। यानी अगर इसकी पावर ज्यादा है तो जेड इफेक्ट कम होता चला जाएगा। शील्डिंग पावर जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। ठीक। अब स्लेटर ने बताया कि अगर आपको जेड इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन का निकालना है, क्या बोला उसने? एस इलेक्ट्रॉन पर। तो एस इलेक्ट्रॉन की जो पावर होती है रोकने की आउटर शेल के, और पी इलेक्ट्रॉन की जो पावर होती है रोकने की वो होती है 0.35। कितनी होती है? 0.35 रोकते हैं वो। ठीक है। और अगर एक कम शेल n-1 शेल आ गया, मतलब जैसे फोर्थ शेल है, 4s की वैल्यू होगी 0.35 रोकने की, तो 4s की 3 है तो n-1 यानी एक कम अगर है तो उसकी जो होगी वो 0.85 होगी वैल्यू, और जो रेस्ट है इसके अलावा जितने बचे हैं उनकी रोकने की पावर जो होगी वो 1 होगी। रेस्ट मतलब n-1 के अलावा जितने भी अब बच गए उन सबकी पावर कितनी होगी रोकने की? 1। कितनी होगी? 1। ठीक है। अब ये आप नोट कर लो पहले जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, अगर हम बात करते हैं किसकी कि एस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो कैसे निकालेंगे, तो जरा देखते हैं अपन। जैसे मान लो मेरे से कहा कि कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, नहीं लास्ट नहीं, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe का 4s इलेक्ट्रॉन का मुझसे पूछा, तो सबसे पहले मुझे Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप, इसके रूल बता रहा हूं। फर्स्ट, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। पहला स्टेप क्या होगा? राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला जल्दी बताओ? राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आप नोट कर लो पहला रूल, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आपने राइट किया इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 दो बार आ गया ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यहां तक क्लियर है? अब सेकंड बार उसको क्या करो? शेल वाइज जमाओ। शेल वाइज जमा दिया, हाँ या ना? शेल वाइज जमाने के बाद अब अगर हम बात करें यहां पे शेल वाइज जमाने के बाद आपसे कहा जा रहा है ग्रुप बनाओ। क्या बोला उसने? ग्रुप बनाओ। ठीक है। मेक अ ग्रुप ऑफ शेल्स। हर शेल का ग्रुप बनाना है, लेकिन शेल में सिर्फ ग्रुप में कौन आएगा? एस और पी अगर एक हैं
तो उनका एक ग्रुप बनेगा, डी अगर आ गया तो उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, एफ आ गया तो अगर उसका अलग ग्रुप बनेगा। तो मैंने कहा एस तो अकेला, ये एस और पी एक ग्रुप, ये एस और पी एक ग्रुप, डी आए तो एक ग्रुप, ऐसे। तो थर्ड स्टेप क्या हो गई कि बोलो मेक अ ग्रुप, और ग्रुप बनाते समय क्या करना है, एस और पी को एक ही शेल में रखना है। क्या बोला जल्दी बताओ, एस और पी को एक साथ एक ही ग्रुप में रखना है, डी का अलग ग्रुप बनेगा, एफ का अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप, आपसे कहा गया कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का निकालो 4s का, लिखा हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रॉन s में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड करता है बताओ, 0.35। अगर इलेक्ट्रॉन, दोबारा बोलो, s में होगा या p में होगा तो कितना शील्ड करेगा, 0.35। इस चीज को समझना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे को बचा रहा होता है, तो शील्ड कौन कर रहा होता है, सिर्फ एक। तो यानी कि 0.35 शील्ड कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इन दोनों में से, एक इलेक्ट्रॉन इस एक वाले को शील्ड कर रहा है। क्लियर, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन में से एक क्या कर रहा है, उसको शील्ड कर रहा है। क्लियर, तो एक ही शील्ड कर रहा है इसलिए यहां एक लिखा गया है, कोई डाउट, सिंपल है। अब यहां पर आओ, यहां से यहां तक अगर अपन चलें तो यहां से यहां तक जाने पर आप देखो शेल कितना दिख रहा है, n-1, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये अगर 4 है और ये 3 है तो n-1 हुआ कि नहीं हुआ, ये n-1 होता है तो कितना लेते हैं अपन बताओ, 0.85। n-1 है तो कितना लेते हैं जल्दी बताओ, 0.85। अब 0.85 में आप कैलकुलेट करो कितने हैं टोटल, मल्टीप्लाई करो इसको ऐसे, तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, तो 14 आ जाएगा यहाँ, ये 14 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो कितना है, तो यहाँ आएगा 6 8 10, और रेस्ट जो होता था वो 1 होता था 10, आया ना, पक्का, क्लियर, बोलो। तो ये जो वैल्यू आएगी सबको टोटल आप जब करेंगे तो आपके पास जो है वो कितना आएगा, देखो ये आएगा आपके पास सिग्मा, सिग्मा आएगा 10 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कर लिया। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 11.9 प्लस 0.35, अब इसको टोटल करो, कितना आया, 22.25, ये क्या आया, सिग्मा। अब आपको क्या निकालना था, जेड इफेक्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, तो ये आएगा 26 माइनस 22.25। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आया, 26 माइनस 22.25, कितना आया, 3.75। इस तरह से आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो ये आया जेड इफेक्टिव ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। क्लियर, फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको, आप पहले नोट कर लो आराम से, 2 मिनट दे रहा हूं। हो गया, फिर से रिपीट करता हूं अब,
ठीक है, किसी और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको अपन। ठीक है, देखो जिंक से समझते हैं। जिंक कह रहा है कैलकुलेट Z इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। ठीक है, तो चलो पहला स्टेप, राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये हो गया राइट द कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हो गया क्लियर सबको। अब आओ इधर, यहाँ आने के बाद अब राइट अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्का? अब अपने को ग्रुप बनाना था, ग्रुप एस और पी के ग्रुप बनेंगे, ये एस और पी के ग्रुप बन गए। ठीक है, डी का एक अलग ग्रुप बनता है, ये डी का एक अलग ग्रुप बन गया, आया ना? तो डी का एक अलग ग्रुप तैयार हो गया। क्लियर सबको? अब डी का एक अलग ग्रुप तैयार हो गया और एस के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से वही बात 0.35 इंटू 1, ये यहां से यहां तक कितने हुए जल्दी बताओ? 0.85 बोला था मैंने, याद हो तो? 0.85 इंटू कितना हुआ, कैलकुलेट करो। 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, तो यहाँ कितना आएगा 18। रेस्ट जो होता था वो क्या बताया था मैंने, 1। अब कैलकुलेट करो, 1 आया तो 6 प्लस 2 प्लस 10, ये आ गया। इसको बोला था मैंने सिग्मा, तो सिग्मा कितना आएगा 10 प्लस 0.85 इंटू 18 प्लस 0.35। चलो सॉल्व करो इसको। हो गया? चलो कितना आया 15.30 प्लस 0.35। चलो अब इसको ऐड करो, कितना आया 25.65 सिग्मा। लेकिन हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्ट। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 माइनस करो 25.65, तो करो कितना है जल्दी फटाफट। हो गया? तो ये आएगा -4.35, सॉरी माइनस क्या, ठीक है 4.35। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव। क्लियर सबको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ कुछ समझ में आ रहा है भाई? बोलो हाँ या ना? चलो अब अगले का देखते हैं। क्लियर? अब देखो अगला, अब हमसे कहा जा रहा है कि लिथियम का निकालो, बेरिलियम का निकालो, बोरोन का निकालो, कार्बन का निकालो, नाइट्रोजन का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो और फ्लोरीन का निकालो। अभी इतने का निकालते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका 6 और इसका 7। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो लिखना 1s2 2s1। अब इसका निकालना था, आया ना? इस इलेक्ट्रॉन पर जब आप निकालोगे तो आपको क्या पता चला कि एक ही इलेक्ट्रॉन है।
अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको शील्ड कौन करेगा, ये। क्लियर। अच्छा, इसमें कोई शील्ड कर नहीं रहा, तो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 2s है, 2s पर 0.35 लगता है, लेकिन 0.35 जो लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरा है वो तो है ही नहीं, तो यही लगाएगा शील्ड। इसको शील्ड अगर ये लगाएगा, ये n-1 हो गया, तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेंगे 0.85 इंटू 2, तो यानी कि सिग्मा जो होगा वो होगा 1.70। तो जेड इफेक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 1.70। आया ना, बोलो। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका जेड इफेक्ट। अब इसको सोच के बताओ कितना आएगा, 1s2 2s2। इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, चलो। ट्राई करो। अब देखो, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको प्रोटेक्ट कर ही रहा होगा ना, 0.35 इंटू कितना होगा 1, और यहाँ आपका 0.85 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 1.70 प्लस 0.35। ठीक है, ये क्या आया, सिग्मा। क्लियर। अब सिग्मा के बाद आपको निकालना जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट कितना होगा, एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 माइनस कितना होगा, ये 1.70 प्लस 0.35। ठीक, बोरोन का निकालो, 1s2 2s2 2p1, ग्रुप बनाना पड़ता है, याद करो, तो ग्रुप बन गया। हाँ है ना, ग्रुप बना। तो ग्रुप बनने के बाद अब क्या होगा, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप के, 3, और तीनों मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसने ग्रुप इसीलिए बताया था कि ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सब मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, इसलिए उसने ग्रुप बनवाए थे। तो आपको ग्रुप में कभी भी ऐसे नहीं देखना है कि एस में 2 है और पी में 1 है, नहीं, आपको टोटल देखो इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। शील्ड कितने को करेगा, 1 को, तो 1 को अगर शील्ड करेगा वो तो यहाँ कितना आएगा 0.35 इंटू 2, और ये आपका आएगा 0.85 इंटू 2, तो यानी कि सॉल्व आप करोगे तो क्या आएगा, ये 1.70 प्लस 0.35 इंटू 2, तो यानी जेड इफेक्ट आएगा तो कितना आएगा, 5 माइनस, ये अलग था है ना, 1.70 प्लस 0.35 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपके पास बोरोन का आ गया। ठीक, अब बोरोन के बाद अगर हम बात करें क्या आता है, कार्बन, तो 1s2 2s2 2p2 आएगा। फिर से ग्रुप बनाओ। अब ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप के हो गए तो अब सोचो आप क्या रहा है यहाँ पर, 0.35 इंटू 3 प्रोटेक्ट करेंगे, और ये तो फिक्स हो गया था 1.70 अभी लिखा था, तो ये सिग्मा आ गया। सिग्मा कितना आया, 1.70 प्लस 0.35 इंटू 3, और जेड इफेक्ट कितना हुआ, कार्बन का होता है 6 माइनस 1.70 प्लस 0.35 इंटू 3। आया ना, क्लियर। तो अब आप देखो ध्यान से क्या हुआ, अगर मैं लेफ्ट से राइट, ये ध्यान से सुनना भाई, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये कौन से एलिमेंट है बताओ, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, ये एलिमेंट है आपके, ये जो एलिमेंट है वो कौन से लिखे हुए हैं बताओ, ये एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं, वो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है वो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो आप देखें कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के। तो लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो कौन सा पीरियड हो गया ये, सेकंड पीरियड। अब अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, दिमाग की बत्ती जलाना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर सिग्मा बढ़ रहा है क्या, तो आप देखो हाँ बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है सिग्मा ये देखना है आपको,
यहाँ देखो अभी 0 था 0.35, यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ 0.35 आ गया, फिर यहाँ वापस 0.35 एक्स्ट्रा बढ़ा, या फिर 0.35 एक्स्ट्रा बढ़ा, तो सिग्मा अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर 0.635 बढ़ रहा है। लेकिन अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे तो आप क्या होगा, यहाँ देखना ध्यान से, अगर आप यहाँ 0.35 कर रहे हो, आया ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर 0.35 बढ़ रहा है तो 0.65 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको नजर आएगा कि 0.65 की वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्ट। देखना जरा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, करीब करीब 1.30। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो, तो 0.65 ऐड कर दोगे, 0.65 ऐड कर दोगे, आपके पास बढ़ता जाएगा। तो सवाल आएगा कि क्या लेफ्ट से राइट जाएं अगर पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है? तो आपका स्टेटमेंट आएगा यस, लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या आएगा बताओ आपका आंसर? यस, लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, 0.65 से बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर कितने से बढ़ रहा है? 0.65। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, तो एक आपको पता लग गया कि लेफ्ट से राइट जाने पर भाई बढ़ता है। ठीक है, पीरियड की बात थी, अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब आपको इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, चलो ट्राई करो फटाफट जल्दी से। तो चलो ट्राई किया आपने, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वही 1s2 2s1, तो इसका तो अभी निकाला था आपने, जस्ट कितना आया था बताओ, थोड़ा गैप कर लें, तो ये आया था आपका सिग्मा, कैसे यहाँ लिख दो, सिग्मा आया था इसका 1.70, तो जेड इफेक्ट कितना बनेगा बताओ, इसका इफेक्ट एटॉमिक नंबर था 3 माइनस 1.70, तो करीब करीब कितना आया था 1.35, सॉरी 1.30, ये जेड इफेक्ट आया था इसका। ठीक है, अब सोडियम का निकालना है आपको, इसका सोडियम, तो चलो सोडियम का निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आएगा। अब आप देखो फटाफट से ग्रुप बनाओ, पहले ये बन गया, इसका तो कितना होगा 0.35 इंटू 0, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया आपका 0.85 इंटू 6 और 2 8, रेस्ट 1 होता है तो ये 1 हो गया, 1 इंटू कितना आएगा 2। अब इसको सॉल्व करो, कितना आया 6.8 ही आ गया, प्लस 2 ये आ गया, तो 8.8, ये इसका जेड इफेक्ट हुआ या सिग्मा हुआ, ये तो हुआ सिग्मा। अब इसका जेड इफेक्ट निकालो, 11 माइनस
8.8 कितना बचा बताओ, बोलो। हो गया। तो इसका जेड इफेक्ट कितना आया 2.2, ठीक है। तो ये सोडियम का आ गया 2.2, ठीक। तो लिथियम का तो आ गया 1.30 और इस सोडियम का आ गया 2.2। चलो पोटेशियम का निकालते हैं। पोटेशियम का निकालते हैं, 19 होता है ये। (4s1), ठीक है, आया ना। अब जरा देखो फटाफट, इसका तो 0 आएगा, ग्रुप ये बन गए ये। तो इसका क्या आएगा 0.85 इंटू 6 और 2 8। इसका रेस्ट आएगा, रेस्ट 1 होता है, 6 2 8 2 10, 10 हो गया। 0.85 इंटू 8, अभी अभी आपने सॉल्व किया था, कितना था बताओ। बोलो कितना था, 6.8 प्लस 10 तो कितना हुआ सोचो, 16.8। ये हुआ सिग्मा, और यहाँ आपका 19 आएगा, जेड इफेक्ट निकालना है ना। तो जेड इफेक्ट निकालना है तो 19 माइनस 16.8, सॉल्व करो कितना आया। सॉल्व करो फटाफट कितना है, 19 माइनस 16.8। अरे ये तो सेम आ गया, 2.2 ही आ गया। ये कैसे हो गया 2.2 ऐसे, मतलब इसका तो 19 है, उसका 11 है, फिर भी बराबर है। क्या चेंज आ रहा होगा, दिमाग लगाओ, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, सोचो। सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बराबर आ रहा है। दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती ये जलेगी, देखो ये 10 जो हैं, ध्यान से सुनना, ये शेल फिक्स हो गया सभी में। अब पोटेशियम में भी ये फिक्स हो गया, अगला आएगा तब भी फिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात आप देखो, पिछली बार अपने क्या था 11 माइनस, अब कर रहे हैं 19, यानी 10 बढ़ा रहे हैं, और जो 10 बढ़ रहे हैं वो 10 यहां भी फिक्स है। तो ये जो आएगा आपका, ये आएगा हर एक में, एस ब्लॉक एलिमेंट में, सब में जो नीचे आओगे उसमें सब में यही आएगा 8.5 इंटू 8। चलो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, दूसरा एक और निकालते हैं। पोटेशियम के बाद कौन सा आता है, रुबिडियम। रुबिडियम 37। अब रुबिडियम 37 का भरो। देखो जरा, फिर सेकेंड स्टेप क्या था, अरेंज द ग्रुप। तो ग्रुप में अरेंज करो, ये। अब ग्रुप बनाओ, तो एस और पी एक ग्रुप में आएंगे, डी इसमें आएगा, पी इसमें आएगा, और एस 1 में आएगा। अब वही वाली बात, इसमें तो कुछ होगा नहीं, 0.85 इंटू कितना होगा वापस 8, ये फिक्स हो गया। उसके बाद ये आ गया आपका
रेस्ट, पूरा का पूरा रेस्ट हो गया। रेस्ट कितना होगा 1 इंटू, देखो जरा यहाँ पे 6 2 8 10, 10 16 और 2 18, 18 और 10 कितना हुआ 28, आया ना, बोलो पक्का। देखो दोबारा देखो कितना हुआ, तो 6 2 8 10 12, 12 और 6 18, 18 से 28, तो ये फिर वापस आ गया 18, 28 बढ़ गया, बड़ा नहीं बड़ा 28। अब देखो वहां 11 से 19 था, अब ये 28 हो गया, सॉल्व करोगे सेम आएगा वापस। तो यानी कि अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो नीचे आने पर जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं पीरियड में जा रहा हूं लेफ्ट से राइट तो जेड इफेक्ट चेंज होता है। क्या बोला मैंने, बताओ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो चेंज हो रहा है, कहां पे, पीरियड में, और बढ़ रहा है कितना 0.65, ग्रुप में आते हैं तो कांस्टेंट है। इसका रीजन क्या है, समझ में आया आपको, कि इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ रहे हैं उतने ही प्रोटॉन भी चेंज आता जा रहा है वो। अब आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्ट ऑन डी इलेक्ट्रॉन्स। अब डी इलेक्ट्रॉन पर पर्टिकुलर निकालना है तो उसका क्या रूल है वो देखो। पहला कि डी इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 0.35, ठीक है, फॉर डी इलेक्ट्रॉन, और जो रेस्ट होंगे उन रेस्ट में रहेगा 1। डी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना रहता है 0.35, और बाकी जितने भी होंगे उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा 1। अब इस सवाल को कैसे करते हैं उसको समझना। जैसे आप पूछा उसने कैलकुलेट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। अब देखो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था तब बताया था कि Fe का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, तो हमने कहा था लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी वर्ड आए तो जब भरते समय ही देखते हैं तो Fe का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही आएगा, और वैसे भी आपको पता है Fe डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाते हैं, क्लियर। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो जेड इफेक्ट ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, तो पहले तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 6। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप बताया था, अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल, शेल के हिसाब से जमा करा दिया, क्लियर। अब उसके बाद ग्रुप बनाओ, ये बनेगा Fe है ना 6 आएगा। अब क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मेरे को किसी एक लड़के को घूंसा मारना है तो उस समय उसके आगे जो होगा वो मुझे शील्ड करेगा, क्लियर। ये लड़का यहां खड़ा है, ये न्यूक्लियस चार्ज है, ठीक है, ये लड़का है और ये दूसरा लड़का है। ये न्यूक्लियर चार्ज इसको मारना चाहता है तो ये शील्ड कर रहा था, लेकिन अगर उसके यहां पर कोई लड़का खड़ा होगा तो ये बच्चे इसको रोकने की कोशिश करेगा और फिर उस पर कुछ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन ये थोड़ी रोकेगा इसको। मतलब समझे, जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना है उसके राइट साइड में अगर कोई है तो उसका इफेक्ट काउंट नहीं होगा, यानी कि ये काउंट नहीं होगा इसका इफेक्ट, ये राइट साइड ऑफ द ग्रुप को छोड़ देते हैं, राइट साइड ऑफ द ग्रुप छोड़ देते हैं, राइट साइड ऑफ द ग्रुप का कोई रोल नहीं आएगा, वो शील्ड नहीं करेगा उसको, वो शील्ड नहीं करेगा, क्लियर, समझ में आया। मुझे अगर इसको मारना है तो इसका कोई रोल नहीं होगा, समझ गए। हाँ, अगर इसका अगर मारना होता तो ये दो शील्ड कर रहे होते, क्लियर। तो राइट साइड ऑफ द ग्रुप को छोड़ देते हैं तो हमारे को उसका काउंट नहीं करना, तो ये छूट जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। डी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0.35 और रेस्ट हमेशा क्या लेते हैं 1, तो 1 इंटू कितना हुआ 6 2 8 18। अब इसको सॉल्व करो 0.35 इंटू 6, तो यहां आएगा आपका 18 प्लस 0.35 इंटू 6, ये आएगा सिग्मा। सॉल्व करो इसको 0.35 इंटू 6,
कितना हुआ? तो 18 प्लस 2.1, 2.1 कितना हुआ? 6 नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा ना, क्योंकि एक को तो प्रोटेक्ट करेंगे अपन। दोबारा सोल्व करो इसको, 5 आएगा यहाँ। ठीक है, सॉल्व करो। कितना आया? 1.75 और 18 करेंगे तो 19.75। ये आया सिग्मा। अभी तो क्या निकालना है इसका? जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट के लिए आपको पता आयरन का कितना होता है? 26 माइनस 19.75 बराबर कर लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डी इलेक्ट्रॉन्स का भी निकालना है। ठीक है, लिख लो इसको पहले, चलो। चलो वगैरह इसी तरह से जिंक का निकालते हैं। जिंक 30 है, कॉन्फ़िगरेशन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही आएगा। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा था? बोलो, हमने क्या कहा था? अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल। शेल वाइज। फिर कहा था ग्रुप बनाओ, एस और पी को एक ग्रुप में, डी को अलग ग्रुप में। अभी अभी अपन ने पढ़ा कि राइट साइड ऑफ द ग्रुप, यहां पर भी वही पूछ रहा है, कैलकुलेट जेड इफेक्ट ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। और अभी बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में मानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भरते समय इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वही लास्ट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लास्ट जो है वो कहां जाता है? डी में ही। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये राइट साइड ऑफ द ग्रुप है, उसको छोड़ देते हैं, उसको काउंट नहीं करते। 0.35 इंटू कितना आएगा? 9, क्योंकि एक बनाए, रेस्ट इंटू 1 कितना हुआ? 6 2 8 10, 10 और 2 18, तो ये आ गया 18। अब इसको सॉल्व करो, सिग्मा बराबर कितना होगा? 18 प्लस 0.35 इंटू 9, सॉल्व करो चलो। कितना आया? 3.15 प्लस 18, सिग्मा। जेड इफेक्ट निकालना है, तो 30 माइनस 21, 30 माइनस 21.15, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। क्लियर सबको? लिख लो इसको, लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, चलो ट्राई करो।
सवाल यह है, कैलकुलेट Z इफेक्ट ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्या बोला उसने? कैलकुलेट Z इफेक्ट ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 11वें नंबर के इलेक्ट्रॉन का आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो शुरू हो जाओ, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। अब देखो 11th इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो Cl है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आएगा इसका 6 2 8 10 2 12 और 5 17। फिर उसके बाद उसने कहा ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बन गया। अब जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? 2 2 4 6 10, यहां आएगा वो 11वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर आपका जो 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो S के लिए अपन ने कहा था 0.35 लेते हैं, तो आपने क्या किया 0.35 इंटू 1। ठीक, जिन जिन बच्चों ने ये किया है वो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स, अभी बताऊंगा सही है या गलत, मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों लिया होगा ये सोचते हैं पहले। तो उन्होंने कहा था कि सर जिसका निकाल रहे हैं उसके राइट साइड वाले को छोड़ देते हैं, यही सोचा था आपने, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आपने मेरी उस लाइन को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा था राइट साइड ऑफ द ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो क्या ये इसके राइट साइड ऑफ द ग्रुप है क्या? नहीं, ये तो इन्हीं ग्रुप में ही है। और मैंने एक लाइन और बोली थी कि ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबको एक ही काउंट करते हैं। 5 और 2 7, 7 में से एक को बचा रहे हैं तो कितने बचाएंगे? 6। तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो ये आपने जो मिस्टेक की है इसको नोट कर लेना, ये जनरल मिस्टेक होती है, गलत करते हैं और हमारा आंसर गलत आता है। तो आज के बाद कसम खाओ आईटी की, ठीक है, कसम खाओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कसम खाओ नीट की, कि सर गलत नहीं करेंगे आज के बाद। कसम खाओ केमिस्ट्री ओलंपियाड की, गलत नहीं करेंगे आज के बाद। क्लियर? जल्दी बोलो। राइट साइड ऑफ द ग्रुप, यहां होता अगर कोई तो उसको छोड़ देते, ये सब एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद कितना आता था? 0.85 इंटू 6 और 2 8, और रेस्ट आता था 1। इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा आपका। क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या आ गई, अब आपको थ्योरेटिकली एक लाइन देगा, तो 11वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां होगा, 12वां यहां होगा, 13वां यहां होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 11 से 17 का सबका जेट इफेक्ट सेम होगा रे। 11 से 17 सबका जेट इफेक्टिव सेम आएगा। तो एक नई थ्योरी बना देगा कि क्या एक ग्रुप के सभी इलेक्ट्रॉनों का जेट इफेक्टिव सेम होता है? आंसर है यस, ग्रुप के सभी इलेक्ट्रॉनों पर जेट इफेक्ट सेम लगता है। फिर से बोल रहा हूं, राइट साइड ऑफ द ग्रुप को, ये ग्रुप एक ही है, इसके राइट में कोई होता है उसको छोड़ते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं। क्लियर सबको? बोलो। ठीक है, ये आपका जेड इफेक्टिव कंप्लीट। अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास जो है 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक लाइंस है और ये एक्स एक कंपाउंड है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो ऐसा नहीं लग रहा इन्होंने अट्रैक्ट किया है।
और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक लाइंस को रिपल करते हैं। ये देखो अब वाई आ गया, ये रिपल करने लग गया इसको, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक देखने का एक तरीका होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना, यानी अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल, आयन, स्पीशीज, एटम कुछ भी देके पूछे कि क्या ये एटम, आयन, स्पीशीज, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना आना चाहिए। अब सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि क्रोमियम +3 क्या यह पैरामैग्नेटिक है, तो आपको सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आ जाता था और 3d5 बनता था, ऐसा कुछ था। अब उसके बाद आप देखो यहाँ +3 आएगा तो पहले s में से निकालते हैं, मैंने बताया था s में से गायब हो गया, ये s में से निकालने के बाद अब 1-2 इलेक्ट्रॉन और निकालने, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कितना बचा, 3। अब d में अपन जब 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरते हैं, 1 2 3, याद करो क्या ये आपस में पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपस में फुल ये भरे हुए, इन्हें कहा जाता है पेयर्ड और इन्हें कहा जाता है अनपेयर्ड। इन्हें कहा जाता है स्पिन अप, इन्हें कहा जाता है स्पिन फ्री। ये देखो स्पिन फ्री अकेले हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये क्या कहलाएंगे, अनपेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 3। तो अगर अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब जिंक की बात कर लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब अगर जिंक की बात कर रहे हो आप और जिंक +2 बोल दे उसने, तो जिंक +2 की बात करो आप तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के बावजूद भी डी में कितने रहेंगे, 10। अगर 10 रहेंगे तो भरो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, फुल भर गए। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं। अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो इसे डायामैग्नेटिक कहेंगे। क्लियर सबको, बोलो। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि पैरामैग्नेटिक बताओ, डायामैग्नेटिक बताओ, तो बता देंगे आयंस में। अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या NO2 ये पैरामैग्नेटिक है, तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, आपको इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 × 2 टोटल करेंगे तो 7 + 16 आएगा, जो कि ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा तो पेयरिंग में एक अनपेयर्ड हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बोलो, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल है वापस NO2। NO2 देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 2 × 8, तो ये आपका ऑड में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर CO2 होता तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो लिख नहीं सकते, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन में कितने होते हैं, 6, ये 8 × 2, तो टोटल निकालोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। इवन नंबर है तो ये डायामैग्नेटिक है। तो ऐसे आप मॉलिक्यूल्स में निकालोगे, ठीक है। जैसे NO, अब बताओ NO क्या पैरामैग्नेटिक है, देख के बताओ। तो NO का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का है 8, और नंबर में आ रहा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। अब जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और इस मैग्नेटिक मोमेंट को एक लाइन नाम और देते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका एक फॉर्मूला होता है √n+2, यानी n = होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं जैसे कि मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 और ये म्यू निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसको जब आप निकालोगे तो ये फिक्स वैल्यू आएगी इसकी 1.73, 2 आएगा तो कितना आएगा 2.80, 3 है तो कितना आएगा 3.87, 4 है तो कितना आएगा 4.90, 5 है तो कितना आएगा 5.92, 6 है तो कितना आएगा 6.92।